जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बिल्कुल दोस्तों मैं आपको ट्रिक के माध्यम से समझाऊंगा। बस इस चीज़ों को आपको थोड़ा सा समझना है। उसके बाद जो ये क्वेश्चन है ना दोस्तों, ये यूं ही आपके दिमाग में हमेशा के लिए सेट हो जाएगा और एग्जाम में जब जाओगे ना और ये क्वेश्चन आ जाएगा ना, तो आप आराम से जितना पेज चाहोगे उतना पेज आप आराम से लिख लोगे। क्वेश्चन है कि युवा तुर्क आंदोलन के प्रमुख कारणों और इसके परिणामों का वर्णन करना है कि युवा तुर्क आंदोलन क्या है, इसके कारण और परिणामों का वर्णन करना। दोस्तों तो सबसे पहले समझेंगे कि युवा तुर्क आंदोलन क्या है। इसके पूरे इस पूरे मैंने आंसर लिखा है, ठीक है, उसको बस आपको ये समझना, पूरा का पूरा आंसर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट ये समझना है कि ये आपका है उस्मानी साम्राज्य। ये यहाँ पर देखने में छोटा लग रहा है दोस्तों, लेकिन ये बहुत ही बड़ा क्षेत्र है। ठीक है, ये बहुत ही बड़ा क्षेत्र है दोस्तों, कई सारे महाद्वीप मिलकर के ये बने हुए हैं। ठीक है, नहीं, बहुत बड़ा इलाका समझो, ये बहुत ही बड़ा इलाका। तो बहुत ही बड़ा क्षेत्र था जिसका नाम था उस्मानी साम्राज्य, और उसी के अंदर एक छोटा सा जगह था दोस्तों, तुर्की। ठीक है, और यहाँ पर जो तुर्की के जो राजपाट चलाने वाला राजा थे ना, जिसका नाम था सुल्तान अब्दुल हमीद द्वितीय। ठीक है, ये था यहाँ के राजा तुर्की को चलाने वाले, और यही जो तुर्की को चलाने वाले जो राजा थे ना, यही इस पूरे उस्मानी साम्राज्य को देखने का काम करते थे और चलाने का काम करते थे। ठीक है, अब हुआ ये दोस्तों कि ये जो पूरा का पूरा जो साम्राज्य चला, बहुत साल तक चला, बहुत सालों साल तक चलते आया। ठीक है, एक समय ऐसा है दोस्तों कि जो सुल्तान अब्दुल हमीद द्वितीय है ना, ये धीरे धीरे जो तुर्की है ना उसको खोखला करते गए। मतलब यहाँ की जनता इस राजा से संतुष्ट नहीं हुए। उसके बाद गुस्सा में आ करके यहाँ के जितने भी तुर्की के लोग थे, चाहे वहाँ के सेना थे, वहाँ के किसान थे, गरीब लोग थे, अमीर लोग थे, सब लोग चाहते थे सुल्तान अब्दुल हमीद द्वितीय को हटाया जाए, और सभी लोगों ने आंदोलन किए और सुल्तान द्वितीय जो थे ना इसको हटा दिया गया। ठीक है, यहाँ पर दूसरा नया राजा को लाया गया। उसी समय से जो उस्मानी साम्राज्य है ना वो पूरा पूरी क्या हो गया, खत्म हो गया। तो जो लोगों ने इस राजा को हटाने के लिए आंदोलन किए थे ना, तो युवा लोग आंदोलन किए थे, नवयुवक लोग, इसलिए इसका नाम है युवा। और चूंकि आंदोलन तुर्की में हुआ था इसलिए इसका नाम है तुर्क, तो इसलिए नाम हो गया युवा तुर्क आंदोलन। ठीक है, और देखो इस यहाँ आंदोलन यहाँ पर हुआ, लेकिन इसका पूरा साम्राज्य खत्म हो गया। क्यों साम्राज्य खत्म हो गया? क्योंकि ये जो राजा थे ना वो तुर्की में थे। ठीक है, लेकिन पूरा साम्राज्य को चलाते थे उस्मानी साम्राज्य, उसी के अंदर तुर्की भी आ जाता था, यानी इस पूरे पर ये कब्जा कर रखे थे, ये समझो। ठीक है, लेकिन एक्चुअल ये जो रहने वाले थे, संभालने वाले थे, वो तुर्की के थे। ठीक है, ऐसे आप समझिए दोस्तों कि झारखंड के जो हमारे सरकार हैं वो झारखंड में रह रहे हैं, झारखंड को भी चला रहे हैं, लेकिन पूरे भारत को भी देखने का काम कर रहे हैं, है ना, ऐसे समझो। वैसे ही यहाँ पर भी सिस्टम था। अब चलते हम लोग दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन आंसर की ओर। सबसे पहले भूमिका समझेंगे। आज जिसे हम तुर्की कहते हैं ना, वह उस्मानी साम्राज्य का ही हिस्सा हुआ करता था। आने की देखिए दोस्तों, जिसको हम आज तुर्की कहते हैं ना, ये किसका हिस्सा है? उस्मानी साम्राज्य का ही हिस्सा है ना, उसी के अंदर आ रहा है ना। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर बताया गया। ठीक है, जिसे हम तुर्की कहते हैं वह उस्मानी साम्राज्य के अंदर ही था। यह साम्राज्य कभी दुनिया के सबसे ताकतवर साम्राज्यों में से एक था, यानी कि ये सबसे ज़्यादा ताकतवर साम्राज्य माना जाता था इसको। लेकिन धीरे धीरे आते आते यह बहुत ही कमज़ोर और खोखला हो चुका था। इसकी हालत इतनी ख़राब थी कि यूरोपीय देश इसे यूरोप का बीमार आदमी कहने लगे। ठीक है, यानी कि देखो अब यूरोपीय क्या है दोस्तों, देखो ये जो साम्राज्य था ना वो इतना बड़ा में फैला हुआ था ना कि हल्का सा कुछ भाग यूरोप का भी ले रखा था। ठीक है, यानी यूरोप के कुछ हिस्सों पर भी इसका कब्जा था। तो जिस हिस्सों पर इनका कब्जा था ना, वो यूरोप के लोग क्या बोलते थे पता है? कि उस्मानी साम्राज्य अब खोखला हो गया है, यानी यूरोप का इसको खोखला कहा जाता था, क्योंकि यूरोप पर भी ये कुछ कब्जा कर रखे थे। ठीक है, इसलिए इसको यूरोपीय देश ने इसको यूरोप का बीमार आदमी कहने लगा कि ये बीमार हो गया है। ठीक है, अब इससे कुछ होने वाला है नहीं, ये खोखला हो गया है। उस समय तुर्की पर सुल्तान अब्दुल हमीद द्वितीय का राज था। मैंने बताया ना अभी उसके पहले कि तुर्की पर आने पूरा साम्राज्य का देखने का काम कौन करते थे? सुल्तान अब्दुल हमीद द्वितीय। ठीक है, तो पूरा नाम नहीं, तो बस आपको इतना याद रखना, सुल्तान अब्दुल जी। ठीक है, इसी का पूरा पूरा शासन था, जो एक बेहद तानाशाही और कठोर शासक था, नहीं बहुत ही तानाशाही था। ठीक है, जो गरीब किसानों पर शोषण करते थे,
ठीक है, मतलब एक सरकार होते हैं ना जो जनता की भलाई के लिए काम करते, हो वैसे नहीं थे, ये तानाशाही और कठोर शासक थे। उसने जनता की आज़ादी छीन रखी थी, जनता लोगों की जो आज़ादी था ना वो छीन रखे थे इन्होंने। देश में भ्रष्टाचार फैल चुकी थी, गरीबी चरम सीमा पर आ चुकी थी, गरीबी से लोग मर रहे थे, भूखे मर रहे थे। ऐसी व्यवस्था वहाँ पर, ऐसी सिचुएशन आ चुकी थी वहाँ पर। अब क्या लोग वहाँ पर सिर्फ अपने सरकार के मुंह को देखते रहेंगे? बिल्कुल नहीं। ऐसे माहौल में देश के कुछ पढ़े लिखे जो नवयुवक लोग हैं, नौजवान, डॉक्टर, सरकारी कर्मचारी और विशेषकर सेना के युवा भी जो उनके अधिकारी थे, वो सब का सब्र टूट गया इस सरकार से, और इस सरकार के प्रति इन लोगों ने हमला कर दिए। इन देशभक्तों युवाओं को डर था कि अगर सुल्तान का यही चाल चलता रहा तो हमारा जो देश है वो और भी खोखला होते जाएगा, और बाहरी के देश यानी विदेशी ताकत वाले जैसे देश रूस है, ब्रिटेन है, वो सब आकर के तुर्की पर हमला कर लेंगे और तुर्की को टुकड़े टुकड़े कर देंगे। ऐसा यहाँ के जो लोग थे उनको डर हो गया अपने राजाओं से। इनको डर था कि हमारे जो राजा है ना वो उस प्रकार से काम नहीं कर पा रही है जिससे हमारा देश ताकतवर बने, बल्कि ऐसे काम कर रही है जिससे हमारा जो देश है वो खोखला होते जा रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि बाहरी कोई रूस, ब्रिटेन जैसा ताकतवर देश हमारे ऊपर आकर के हमला कर दे और हमारे देश को टुकड़े टुकड़ों में बांट दे। ये पूरी बात अभी तुर्की का चल रहा है दोस्तों, क्योंकि तुर्की के राजा ही वहाँ पर जो थे, जिसका नाम अभी मैंने आपको बताया सुल्तान अब्दुल हमीद द्वितीय, उसी के बारे में पूरा कहानी है। अब देखो, अपने देश को बर्बादी से बचाने के लिए वहाँ के लोग सुल्तान की दादागिरी को ख़त्म करने के लिए, यानी कि अपने देश की बर्बादी को रोकने के लिए और वहाँ के राजा को ख़त्म करने के लिए इन युवाओं ने एक गुप्त संगठन बनाया। एक अपने से चुपके से क्या बनाया? गुप्त संगठन बनाया, और साल 1908 में एक जोरदार क्रांति कर दिया। इसी आंदोलन को इतिहास में युवा तुर्क आंदोलन के नाम से जाना जाता है, चूँकि युवा लोग किए थे, कहाँ के? तुर्क के, तो इसीलिए इसका नाम है युवा तुर्क आंदोलन। ठीक है, इस आंदोलन का उद्देश्य बस एक ही था कि राजा की मनमानी को हटाया जाए। जो राजा अपने मनमानी रूप से चला रहे हैं ना सब चीज़ों को, इसको हटा दिया जाए और कानून की राज, संविधान का कायम करना। यानी कि यहाँ पर राजा का बात नहीं चलेगा, बल्कि यहाँ पर एक ऐसा संविधान का निर्माण किया जाना चाहिए जो कानून के अनुसार से सारा कुछ चलेगा। हमारा भारत देश भी कानून के अनुसार से चल रहा है, तो बड़े बड़े राजा महाराजा भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा ही तुर्क लोगों का भी कहना था कि यहाँ पर कानून का राज हो, यानी संविधान का राज हो, संविधान के अनुसार से हमारा देश चले। और तुर्की को आधुनिक बनाना था, और इन लोग चाहते थे तुर्की को आधुनिक बनाए, मतलब एक तुर्की को नया बनाए, ठीक है, अच्छा वाला देश बनाए। ऐसा उन लोगों का उद्देश्य था, इसलिए वो अपने राजा के प्रति, जो राजा थे वहाँ के, उसके प्रति इन लोगों ने आंदोलन खड़ा कर दिए। अब देखिए दोस्तों, युवा तुर्क आंदोलन के प्रमुख कारण क्या था? तो बहुत सारी कमियां थी जिसके वजह से ये आंदोलन युवा लोगों को करना पड़ा। आगे देखिए क्या कारण था। सुल्तान अब्दुल का गलत शासन। सुल्तान अब्दुल जो थे वहाँ के राजा, वो बहुत ही गलत तरीके से शासन कर रहे थे वहाँ पर। उसने सारी ताकत अपने हाथों में ले रखा था, कि जितनी भी सारे वहाँ पर ताकत है ना वो सब ताकत को अपने हाथों में ले ली। प्रेस पर पाबंदी लगा दी। प्रेस मतलब जो अखबार छपते थे, ठीक है, जो प्रिंट होता था, ये सब पर पाबंदी लगा दिए ताकि हमारे बारे में अखबारों में गलत ना छपा जाए। तो प्रेस पर पाबंदी लगा दिया गया। जासूसों का जाल बिछा दिया गया, ठीक है, यानी जासूसों का जाल बिछा दिया, यानी कि लोगों के साथ गलत हो रहा था, और अगर कोई उसके खिलाफ अगर बोलते भी थे ना तो उसको जेल में डाल दिया जाता था। लोग इस तानाशाही से तंग आ चुके थे, ठीक है, यानी कि ये जो राजा का इस प्रकार का तानाशाही शासन था ना, क्रूर शासन जो था ना, लोग तंग आ गए थे। मजबूरन में इन लोगों को आंदोलन खड़ा करना पड़ा। साम्राज्य का लगातार कमजोर होना। अब मान लो कि चलो ठीक है, अगर वो हमारे ऊपर अत्याचार भी कर रहे हैं राजा, तो यहाँ तक सहन करेंगे, लेकिन हमारा कम से कम जो साम्राज्य है, हमारा जो देश है, उसको तो कम से कम बचा के रखे, उसको भी खोखला करते जा रहा है। तो उस्मानी साम्राज्य को उस समय यूरोप का बीमार आदमी कहा गया था, पता है ना, चूँकि साम्राज्य के कई हिस्से धीरे धीरे स्वतंत्र हो रहे थे, यानी कि जो साम्राज्य था ना, उस साम्राज्य के अंदर बहुत सारे ऐसे देश थे जो आज़ाद हो रहे थे इन राजाओं से, यानी जो कब्जे में कर रखा था ना अपने कब्जे में, तो साम्राज्य के कई ऐसे जो धीरे देश थे वो आज़ाद हो रहे थे, ठीक है, और उन पर अन्य देशों कब्जा कर रहे थे। या तो कुछ ऐसे देश थे वहाँ के जो आज़ाद हो जा रहे थे, या तो कुछ देशों पर बाहरी वाले देश आकर के कब्जा कर ले रहे थे। अब यहाँ के लोग देखते तो नहीं रहेंगे ना, ठीक है, तो देशभक्त नौजवानों और सेना को लगा कि अगर सुल्तान का शासन रहा तो पूरा देश क्या हो जाएगा? बर्बाद हो जाएगा। सेना में असंतोष। सेना के जो लोग थे ना, तुर्की जो था वो क्या था, हमारा पूरा साम्राज्य के एक
जगह था तुर्की भी, ठीक है, उसी के बीच में आता था तुर्की। तो तुर्की के जो सेना लोग थे ना, वो लोग भी अपने राजा से क्या थे, नाराज थे। आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत सेना बनी, क्योंकि सेना के जो युवा लोग थे ना, वो भी अधिकारियों को समय पर वेतन नहीं मिलता था, पैसा नहीं मिलता था, उनके रहने खाने पीने की स्थिति भी बहुत खराब था। उन्हें लगता था कि सुल्तान की गलत नीति, यानी कि जो राजा थे सुल्तान, उनकी जो गलत नीति है ना, उसी की वजह से ये सब युद्ध हो रहा है और हम लोगों को वेतन वगैरह नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो वहाँ के सेना के लोग भी क्या हो गए, परेशान हो गए, और उन लोगों ने भी यहाँ के युवाओं को आंदोलन करने में क्या कर दिया, भूमिका निभाएं, साथ दिए। विचारों में बदलाव, कई युवा तुर्क अधिकारियों और बुद्धिजीवियों ने यूरोप में शिक्षा पाई थी। देखो अब यहाँ के लोग धीरे धीरे जाग भी रहे थे, जो अनपढ़ थे ना तुर्क के लोग, वो धीरे धीरे जागना भी शुरू कर दिए। क्यों, देखो युवा जो थे ना कहाँ के, तुर्क के, तो तुर्क के बहुत सारे ऐसे अधिकारी लोग थे, बुद्धिजीवी थे, जिसके पास थोड़ा सोचने समझने की क्षमता ज़्यादा थी, वे सब यूरोप में शिक्षा पाई थी, यानी यूरोप में वो लोगों शिक्षा यानी पढ़ाई करने के लिए गए थे, तो ज्ञान तो उन लोगों के पास था। वे फ्रांस की क्रांति को भी बहुत अच्छे से देखे थे। फ्रांस में जो क्रांति हुआ था ना, से भी इन लोगों ने बहुत कुछ सीखे भी थे, ठीक है। अब ये सब सीखने के वजह से इन लोगों को लगा कि यहाँ के राजा को हटाना ही पड़ेगा, ठीक है। वे अपने देश में भी सुधार और आधुनिकता लाना चाहते थे। जिस प्रकार से फ्रांस में क्रांति हुआ था और फ्रांस में सुधार हुआ, तो वही सब चीज़ों को देख करके इन लोगों को भी लगा कि हमें भी अपने देश में सुधार करने की ज़रूरत है और आधुनिकता मतलब नया देश लाने की ज़रूरत है। CUP का गठन, यानी यहाँ के लोगों ने CUP का एक गठन किया। CUP क्या, देखिए सुल्तान जो राजा थे ना, उसके खिलाफ लड़ने के लिए एक गुप्त संगठन बनाया गया, ठीक है, जिसे CUP कहा गया, यानी उस अपने राजा से लड़ने के लिए एक जो संगठन बनाया गया था ना, जैसे हम लोग कैसे बोलते हैं उसको लड़ने के लिए चलो हम लोग एक ग्रुप बनाएंगे, वैसे उन लोगों ने एक CUP का ग्रुप बनाया। इसी संगठन ने आगे चल करके आंदोलन का नेतृत्व किया और इसी ग्रुप ने, इसी संगठन के माध्यम से आगे जा करके आंदोलन हुए, ठीक है, और सेना को अपने साथ में भी मिला लिया गया और यहाँ के जो राजा थे उसके प्रति आंदोलन खड़ा कर दिया गया। अब देखते हैं दोस्तों, जो ये आंदोलन है ना, इसका परिणाम क्या रहा है। तो इस आंदोलन के दूरगामी परिणाम रहा, मतलब बहुत ही खराब परिणाम रहा, जिसने ना केवल तुर्की बल्कि पूरे दुनिया के इतिहास को प्रभावित कर दिया। सिर्फ तुर्की को ही इन्होंने प्रभावित नहीं किया, इससे पूरा दुनिया प्रभावित हो गया। संविधान की बहाली, देखो जब तुर्की पर उस राजा का शासन था ना, उससे पहले तुर्की में संविधान चलता था, सब कुछ संविधान के अनुसार ही होता था। लेकिन जब राजा आया ना, तब से यहाँ से संविधान के सिस्टम को हटा दिया गया और राजा अपने अनुसार सारा नियम कानून बनाने लगे। तो उन लोगों का मांग था कि वही पुराना संविधान जिस प्रकार से लागू था, अब वही संविधान क्या हो, लागू हो इस राजा को जाने के बाद। तो 1876 का जो पुराना संविधान था, फिर से उसी संविधान को लागू किया गया और देश में पहली बार बहुदलीय चुनाव हुआ, यानी कि चुनाव हुआ जिसमें से एक दल नहीं खड़ा हुए। पहले क्या था, सिर्फ राजा ही राजा बनते जाते थे, लेकिन अब एक व्यक्ति नहीं बल्कि बहुत सारे व्यक्ति ने आकर के चुनाव लड़े, ठीक है, ऐसा नहीं है। तो बहुदलीय चुनाव हुआ, यानी कि बहुत सारे दलों का चुनाव हुआ। ये नहीं था कि एक ही राजा जो थे वही बार बार राजा बनेंगे, ये सिस्टम हट गया। सुल्तान की शक्ति का अंत, जो सुल्तान राजा थे ना, इसकी शक्ति क्या हो गया, खत्म हो गया, अंत हो गया। युवा तुर्कों ने उसे गद्दी से हटा करके उसके भाई को नया सुल्तान बनाया। सोच लो, जो सुल्तान जी थे ना राजा, उसको नहीं, उसके भाई को उन्होंने नया राजा बनाया, जो सिर्फ नाम मात्र का शासक था। मतलब उसको पूरा राजपाट नहीं दिया गया था कि आपको उसी राजा के जैसा, अपने भाई के जैसा ही करना है, बस आपको एक राजा के रूप में, एक शासक के रूप में, देश को चलाने वाले के रूप में रहना है, लेकिन सारा शक्ति जनता में होगी। यानी असली ताकत जो होगी वो युवा तुर्कों के हाथों में होगी। जैसे असली ताकत हम लोगों के जनता में है, हम लोग सरकार चुनते हैं तभी तो सरकार बनी है ना, तो उनको सरकार चलाने के लिए देश को हम लोग दिए हैं, लेकिन असली ताकत हम सभी जनता में है। सेम वैसा ही तुर्की में भी हुआ था, जो शासक राजा बनाया गया था ना, वो नाम मात्र का, बस सिर्फ नाम के लिए, लेकिन असली ताकत वहाँ पर जनता के हाथों में था। प्रेस और विचारों की स्वतंत्रता, पहले वहाँ के राजा जो थे वो प्रेस पर, यानी कोई भी चीज़ जो छपता था, मीडिया वगैरह, पत्रिका, अखबार वगैरह ये सब, तो उस पर रोक लगा दिया गया था। कोई भी व्यक्ति कुछ बोल नहीं सकते थे, उसके विचार जो भी, अगर कोई व्यक्ति कुछ अपना विचार रखना चाहता था तो वो अपना विचार मीडिया के पास नहीं रखने देते थे वहाँ के सरकार। लेकिन अब ये सब आज़ाद हो गए, यानी सेंसरशिप हटा दिया गया। सेंसरशिप इसी को कहा गया था, जब मीडिया, पत्रिका ये सब जो प्रिंट हो रहे थे ना, ठीक है, इस सब पर जो रोक लगाया गया था, इसी को बोला जाता है सेंसरशिप। तो अब सेंसरशिप हटा दिया गया, अब अखबार भी छपेंगे, पत्रिकाएं भी, और राजनीतिक बहस भी होंगे, ठीक है। तो अब क्या हुआ, अखबार, पत्रिका और राजनीतिक बहसों का दौर शुरू हो गया। मतलब अखबार भी छपेंगे, ठीक है,
पत्रिकाएं भी छपेंगे और राजनीतिक में बहस भी होंगी अगर सरकार गलत करेगी तो, जिससे देश में राजनीतिक जागरूकता बढ़ी, लोग जागरूक हुए। ठीक है। कट्टर तुर्क राष्ट्रवाद। अब देखो यहाँ पर प्रॉब्लम थोड़ा सा क्रिएट क्या होता है, जब तुर्क लोगों को आज़ादी मिल गया और यहाँ के राजा को जब लोगों ने हटा दिया और तुर्क अब एक अपने आप खुद के पैरों पर खड़ा होने वाला एक देश बन गया, तो अब इन लोगों ने एक गलत काम क्या किया कि तुर्क के अंदर जो बाहरी लोग थे ना, उसको अब क्या कहने लगे कि जो तुर्क के लोग हैं वही सिर्फ यहाँ पे रहेंगे, बाकी सब यहाँ से भागो। ये यहाँ पर जनता का एक क्या था, गलत तरीका था, क्योंकि सभी तुर्क में रहने वाले सभी लोग हैं ना आपको आंदोलन में साथ दिए हैं, तो सभी लोगों को मिलाकर रहना चाहिए। लेकिन कहा गया कि नहीं, जो दूसरे देश से लोग आए आप भागो यहाँ से, ये वहाँ पर गलत था। तो कट्टर तुर्क राष्ट्रवाद यानी कि वहाँ के जो लोग थे ना, ठीक है, तो वो एक कट्टर की तरह थे, यानी कि एक दुश्मन की तरह थे। शुरुआत में इस आंदोलन का यही नारा था कि साम्राज्य में रहने वाले जितने भी सारे लोग हैं ना वो सब बराबर हैं, लेकिन उन्होंने गैर तुर्क समुदाय पर, जो गैर तुर्क मतलब जो बाहर से आए हुए तुर्क थे, यानी जो तुर्क यहाँ के नहीं थे, गैर तुर्क समुदाय के लोग थे जो बाहर से आए हुए थे, उसको तुर्की भाषा और संस्कृति थोपने की कोशिश किया गया। कहा गया कि जो बाहर से आए हैं, जो गैर तुर्क के लोग हैं, वो या तो हमारी भाषा को अपना लो, हमारे रीति रिवाज को अपना लो, या तो फिर यहाँ से भाग जाओ। जिससे साम्राज्य के अंदर ही विद्रोह भड़क उठा, जिससे आपसी में यही दोनों के बीच क्या हो गया, झगड़े उत्पन्न हो गया। और धीरे धीरे यही सब गलत कारण है जिसकी वजह से धीरे धीरे तुर्क सहित पूरा साम्राज्य ध्वस्त हो गया। आगे क्या दोस्तों, उस्मानी साम्राज्य का अंत। अब ये पूरी उस्मानी जो साम्राज्य था वो दोस्तों खत्म हो गया। ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध में हार के बाद उस्मानी साम्राज्य पूरी तरह बिखर गया और हमेशा के लिए ही खत्म हो गया। जैसे देखिए दोस्तों, ये तुर्की के लोगों ने आंदोलन किए, अब ये तुर्की के राजा ही खत्म हो गए हैं, तो इस पूरे साम्राज्य को चलाने वाले भी राजा तो यही थे, तो ये पूरा उस्मानी साम्राज्य भी क्या हो गया, खत्म हो गए हैं। निष्कर्ष देखते हैं। सरल शब्दों में कहें तो युवा तुर्क आंदोलन एक मिला जुला प्रयास था, नहीं सभी लोगों ने मिलजुल करके प्रयास किया। इसका मुख्य उद्देश्य देश को आधुनिक बनाना था, नहीं देश को नया बनाना था। ठीक है। सुल्तान की तानाशाही से आज़ादी कराना था, जो सुल्तान अपना तानाशाही चला रहा था उससे लोग आज़ाद होना चाह रहे थे। ठीक है। जिसमें वे सफल भी रहे, लेकिन बाद में उनकी उग्र राष्ट्रवादी नीति और प्रथम विश्व युद्ध में शामिल होने के गलत फैसले ने उस्मानी साम्राज्य को पूरी तरह खत्म कर दिया। देखो, उस्मानी साम्राज्य पूरी तरह से तब खत्म हो गया जब वहीं के खुद ही लोग उग्र राष्ट्रवादी का नीति अपनाने लगे। उग्र राष्ट्रवादी कि जो लोग तुर्की के हैं वही लोग यहाँ रहेंगे, बाकी यहाँ से लोग भागो, ये जो नीति अपनाया गया था सो। और दूसरा, जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था ना, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसमें भी तुर्की शामिल था, लेकिन तुर्की उसी देश के तरफ थे जो देश प्रथम विश्व युद्ध में हार गए। तो यहाँ भी क्या हुआ, तुर्की का हार हो गया। प्रथम विश्व युद्ध में ये भी जाते हैं पीछे से, तुर्की भी। ठीक है। लेकिन इन लोगों का हार हो जाता है, जिसके कारण ये और भी जो इनके अंदर जान बचा था वो सब क्या हो जाता है, पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो ये क्वेश्चन था दोस्तों, इसी प्रकार का और भी क्वेश्चन आएगा। ठीक है। बस